इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है सन 2070 को दिखाते हुए, जहां पर पृथ्वी के बड़े बड़े देशों ने एक दूसरे से परमाणु युद्ध करना स्टार्ट कर दिया था और पृथ्वी की हालत रहने लायक बिल्कुल नहीं रह गई थी। इसी वजह से अब कई सारे लोग जो कि पृथ्वी पर नहीं रहना चाहते थे, वो बचकर स्पेसशिप के माध्यम से दूर कहीं अंतरिक्ष में निकल जाते हैं। उन सभी का मानना था कि हमें पृथ्वी की तरह कई सारे और प्लैनेट मिल जाएंगे जहां पर पृथ्वी की तरह ही इन्वायरमेंट होंगे और वो वहां जाकर अपनी बस्ती बसा सकते थे। इसी विजन के साथ बचे हुए सारे लोग अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल पड़े थे। उन स्पेसशिप को इसी तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि वो अंतरिक्ष में कई सालों तक जिंदा रहे। हर एक स्पेसशिप के अंदर 8 से 10 लोगों को रखा जाता था जो पूरे स्पेसशिप को अच्छी तरीके से संभाल सके। सारे के सारे स्पेसशिप अंतरिक्ष में इस तरीके से निकले होते हैं कि अगर किसी को भी पृथ्वी जैसा हैबिटेबल प्लैनेट मिला तो वो बाकी को इन्फॉर्म कर देंगे और सभी लोग वहां आकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। ये स्पेसशिप इतने ज्यादा एडवांस थे कि इनके पास पानी रीजनरेट करने की एबिलिटी थी और तो और खाने की ऑर्गेनिक चीजें भी जनरेट करना, ये सारी चीजों का मैकेनिज्म उसके अंदर इंक्लूड किया गया था। लेकिन सिर्फ एक बात की कमी थी कि संसाधन के लिए जो वो ब्लैक मैटर का यूज किया करते थे वो तो लगातार भारी मात्रा में कम होता जाता है। उन सभी को ब्लैक मैटर यानी कि संसाधन तभी मिलता था जब वो किसी हैबिटेबल प्लैनेट पर लैंड होते थे। अगर कोई प्लैनेट नहीं मिला तो वो नहीं पहुंच पाएंगे। इन्हीं सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब यहाँ पूरे 7 साल बीत जाते हैं। हमें तो अब पेगासस नाम की एक एडवांस स्पेसशिप दिखाई गई। स्पेसशिप के अंदर पूरे 8 लोग मौजूद होते हैं, जिनमें से कैप्टन का नाम जॉन था। उसके अंदर तो जेन नाम की एक छोटी लड़की भी होती है जिसे रेस्क्यू करके उन लोगों ने अपने पास रख लिया, क्योंकि पृथ्वी तो पहले से ही बहुत खतरनाक परमाणु बॉम्ब डिस्ट्रॉय होने के कारण इंसानों के रहने लायक नहीं रह गई थी। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि अंतरिक्ष में जाकर किसी दूसरे प्लैनेट को ढूंढा जाए। और ये पेगासस नाम की टीम में जो टीम मेंबर्स थे वो सब के सब बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ माइक नाम का एक आदमी स्पेस सूट पहनकर बाहर जाके उसकी मरम्मत कर रहा था, क्योंकि ये सारी चीजें शेड्यूल्ड होती हैं कि कौन कब जाकर मेंटेनेंस करेगा और किस तरीके से अपने रूटीन को फॉलो करेगा। अंदर की तरफ से एडवर्ड नाम का आदमी माइक को गाइड कर रहा था। उन्हें बाहर की तरफ से कुछ छेद मिले होते हैं जो लगातार ऑक्सीजन लेवल को नीचे गिराते जा रहे थे, इसीलिए माइक बहुत ही अच्छी तरीके से देखता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेता है। हमें तो अब गैरी नाम का एक मिडिल एज आदमी दिखाया गया जो कि उसी टीम में होता है, लेकिन मेडिकल रूम में आकर वो किसी तरीके की दवाई ले रहा था। देखने पर ऐसा लगता है कि ये दवाई उसे बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गैरी को एक अनजान बीमारी हुई है, लेकिन उसने अभी तक ये बात अपनी टीम के साथ शेयर नहीं की। हमें तो अब पीट भी दिखाया गया जो लीना नाम की उस छोटी बच्ची से बातें कर रहा था। हमें यहाँ पता चला कि लीना ने अभी तक पृथ्वी को देखा ही नहीं है, क्योंकि उसका जन्म तो स्पेस में ही हुआ था। इसीलिए लीना यहाँ पर पीट से बड़े मासूम वे में पूछती है कि जिस प्लैनेट पर हम जा रहे हैं क्या वहाँ भी बड़े बड़े समुद्र होंगे जैसा कि उसने कहानियों में सुना है। अब यहाँ पीट लीना से झूठ नहीं कहना चाहता था, इसीलिए उसने लीना को साफ साफ बता दिया कि ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम जिस प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे हैं वो रहने लायक भी है कि नहीं, पर उसने होप फॉर द बेस्ट कह के ये सारी बातें टाल दी। नहीं तो लीना के सवालों का जवाब दे पाना उनके बस की बात तो नहीं थी। हमें तो अब यहाँ माइक और जेन नाम की लेडी दिखाई जाती है जो एक दूसरे से प्यार किया करते थे। माइक का आज बर्थडे होता है, इसीलिए जेन ने उसके लिए कुछ गिफ्ट तैयार किया था जो कि उसे प्रेजेंट करती है और माइक उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है। दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट गुजार रहे थे। अब अचानक यहाँ पर पीट और उसके साथियों ने नोटिस किया कि उनके स्पेसशिप में किसी का मैसेज आया है और इस मैसेज को सिर्फ ऑथराइज्ड कैप्टन ही ओपन करके पढ़ सकते थे। कैप्टन जॉन भी मैसेज को पढ़ने के लिए कंट्रोल सेंटर में आ जाता है, लेकिन उसका एक साथी पीट के ऊपर गुस्सा होता है क्योंकि वो काम बहुत ही आराम से कर रहा है। अगर वो इतनी आराम से काम करेगा तो उनके पास जो संसाधन बचे हुए हैं उनका ज्यादा यूज होगा और वो काम होते जाएंगे। कैप्टन भी इस बात का समर्थन करते हैं और पीट को डांटते हैं, लेकिन सभी के जाने के बाद अब पीट और कैप्टन मिलकर उस मैसेज को देखने लगे थे। आखिर वो मैसेज क्या था और कहां से आया था ये तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो मैसेज बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है। अब यहाँ उनके स्पेसशिप के अंदर एक बहुत ही एडवांस एआई सिस्टम मौजूद था जो स्पेसशिप में होने वाले हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखता। अब वो एआई कैप्टन जॉन को एक मैसेज के बारे में बताता है जो उसे जूटा नाम के एक दूसरे स्पेसशिप से मिला था। जॉन अपने सारे टीममेट्स को बाहर भेज देता है और उस मैसेज को प्राइवेटली देखने चला जाता है। वो मैसेज और किसी का नहीं बल्कि जॉन की वाइफ का था जो उस जूटा नाम के दूसरे स्पेसशिप में मौजूद थी और वो सभी भी अलग अलग प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए निकले थे।
जॉन ने जब उस मैसेज को देखना स्टार्ट किया तो उसकी वाइफ बताती है कि जिस प्लेनेट की तरफ हम बढ़ रहे थे वो बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं है और अब कुछ समय के अंदर ही हमारे स्पेसशिप के संसाधन खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वो लोग बहुत ही ज्यादा लाचार हो चुके हैं क्योंकि उनके पास अब कोई वे नहीं है। लेकिन जॉन की वाइफ कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम आगे चलकर ऐसे हैबिटेबल प्लेनेट की खोज कर लोगे जहां पर हम सभी आराम से रह सकते थे। जॉन अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करता है कि अगर उसे वो प्लेनेट मिल गया तो वो उसे बचाने और रेस्क्यू करने के लिए जरूर आएगा, लेकिन तब तक उनकी और उनकी पूरी टीम को किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। दोनों ही इस बात पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन जॉन खुद को संभाल रहा था क्योंकि वो कैप्टन है और अगर वही कमजोर हो गया तो अपनी टीम को कैसे संभालेगा। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है उसी बूढ़े आदमी गैरी को जो चोरी चुपके किसी टाइप का मेडिसिन वापस ले रहा था। अब तक ये सीक्रेट वाली बातें किसी को नहीं पता थी, इसीलिए गैरी बिना किसी को पता लगे ये काम करता जाता है। वहीं लीना नाम की वो छोटी बच्ची जेन से पूछ रही होती है कि मेरे मॉम एंड डैड ने मुझे क्यों छोड़ दिया। लीना ने तो बात टालते हुए ये कह दिया होता है कि वो तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान करके तुम्हें यहाँ पर भेजा है ताकि तुम एक अच्छी जगह पर जाकर सुरक्षित रह सको। लीना इस बात से तो सेटिस्फाई हो जाती है। अब हमें यहाँ सभी लोगों को डाइनिंग टेबल पे दिखाया गया जो बैठकर डिनर कर रहे थे। हालांकि माइक और एडवर्ड के बीच अनबन चल रही थी और वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, लेकिन जॉन ने फिलहाल के लिए उन्हें बैठने के लिए कहा। अब गैरी यहाँ पर जॉन से उस मैसेज के बारे में पूछता है जो स्पेसशिप के अंदर मिला था। तब जाकर जॉन अपनी वाइफ और उसके स्पेसशिप वालों के बारे में बता रहा था कि उनके संसाधन खत्म होने वाले हैं और वो जिस हैबिटेबल प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे थे वो बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं है। एडवर्ड तो ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा डर गया और वो उनसे कहने लगा कि अगर हम जिस प्लैनेट की तरफ बढ़ रहे हैं वो भी रहने लायक नहीं रहा तो हम सब कहाँ जाएंगे और हमारा क्या होगा। हमारे पास तो वापस पृथ्वी तक जाने के लिए संसाधन भी नहीं है। लेकिन जॉन उसे और बाकी टीममेट्स को दिलासा देता है क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम जिस प्लैनेट की तरफ जा रहे हैं वो हैबिटेबल और रहने लायक ही होगा। बाकी सारे मेंबर्स कैप्टन जॉन की बातें मान रहे थे, लेकिन एडवर्ड को उनके ऊपर भरोसा नहीं था। वो हमेशा डाउट करता कि ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और अगर वो किसी और टीम में होता तो जरूर हैबिटेबल प्लैनेट तक वो पहुंच चुके होते। अब यहाँ कई सालों तक उन सभी का सफर इसी तरीके से चलता रहा, लेकिन अब अगले दिन उनके लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट होता है क्योंकि जिस प्लैनेट की तरफ वो बढ़ रहे थे उनकी स्पेसशिप उसके ऑर्बिट में घुसने ही वाली थी। उन लोगों ने ये प्लान बनाया था कि सबसे पहले वो अपना एक प्रोब भेजेंगे उस प्लैनेट के ऊपर। प्रोब सारे टेस्ट करेगा और अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं यानी कि वो हैबिटेबल प्लैनेट है और अब वो सभी अपने स्पेसशिप प्लैनेट के ऊपर लैंड करेंगे। सभी लोग तो इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। यहाँ जेन को चेकअप के दौरान पता चल गया होता है कि गैरी चोरी चुपके दवाई ले रहा है। अब ये दवाई ज्यादा क्वांटिटी में लेने से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन गैरी कहता है कि मेरे पास तो टाइम ही कम बचा हुआ है, चाहे मैं अभी मरूं या फिर बाद में, बात तो एक ही हो गई। इसीलिए गैरी कंटिन्यू करता है वो सारी दवाइयां लेना। अब यहाँ कंट्रोल रूम के अंदर माइक और एडवर्ड बैठे हुए होते हैं। अब यहाँ एडवर्ड ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उसे पता नहीं यहाँ पर कोई अल्कोहल कहाँ से मिला। एडवर्ड तो माइक के ऊपर अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा कि तुम्ही लोग की वजह से यहाँ हम फंस चुके हैं और अब इसके चांसेस बहुत कम है कि हम उस प्लैनेट की तरफ पहुंच पाएंगे कि नहीं। इन्हीं सारी चीजों की वजह से उन दोनों में लड़ाई हो गई थी। माइक तो एडवर्ड से कहता है कि तुम्हें अपनी टीम पर भरोसा नहीं है इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो, नहीं तो अगर तुम्हारे अंदर जरा भी होप होती तो तुम हम सभी को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते। लेकिन अब एडवर्ड बहुत ही ज्यादा डरते हुए ये कहने लगा कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो प्रोब से आने वाले मैसेज को सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूँ और अगर मैं नहीं रहा तो उस कोड को कोई नहीं पढ़ पाएगा। इस वजह से माइक एडवर्ड को मार भी नहीं सकता था। तभी अचानक उनके स्पेसशिप के एआई सिस्टम ने अलर्ट दे दिया होता है। माइक तुरंत ही अपने कैप्टन और बाकी टीम मेंबर को जगा देता है जिससे कि वो चेक कर सके कि आखिर कौन सी इमरजेंसी आ चुकी है। एआई ने अच्छी तरीके से बताया कि जिस प्लैनेट को वो टारगेट कर रहे हैं उसके ऑर्बिट में एक और स्पेसशिप देखी गई है। अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि ये तो एक चाइनीज स्पेसशिप है जो शायद उनसे पहले इस प्लैनेट के ऊपर जांच पड़ताल करने के लिए आई होगी। कैप्टन जॉन और कई सारे मेंबर्स वहां पर खड़े होकर देख रहे थे कि आखिर उन्हें क्या करना है। ये चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन वाले उनके दुश्मन थे क्योंकि इन्हीं देशों के बीच बड़े बड़े परमाणु युद्ध हो रहे थे पृथ्वी पर। लेकिन अब उन्हें क्या करना है सोच समझ के तय करना पड़ेगा। जॉन और उसके टीममेट्स ने नोटिस किया कि ये चाइनीज स्पेसशिप एक ही जगह पर मौजूद है
ना वो हिल रही है और ना ही उसके अंदर से कोई सिग्नल आ रहे हैं। आखिर उनके साथ वहाँ पर क्या हुआ होगा? सभी लोग अपना अजम्पशन बनाने लगे कि शायद उन्हें पता चल गया होगा कि ये प्लेनेट हैबिटेबल नहीं है। लेकिन जॉन ने कहा कि जब तक हम अपनी आंखों से रिजल्ट नहीं देख लेते तब तक भरोसा नहीं करेंगे। सारी टीम इकट्ठा हो जाती है इन्हीं सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए। कैप्टन जॉन और कई सारे मेंबर्स ये बोल रहे थे कि हमें उस चाइनीज स्पेसशिप में जाकर पता लगाना चाहिए, लेकिन गैरी तो इसके अगेंस्ट था। वो कह रहा होता है कि ये चाइनीज हमारे दुश्मन हैं और हो सकता है कि ये उनकी एक चाल हो हम सभी को मारने के लिए, इसीलिए जब तक कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना मिल जाए तब तक हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जॉन अब बताने लगा कि हमारे पास वापस लौटने के लिए कोई भी साधन नहीं है, इसीलिए अगर चाइनीज स्पेसशिप से हमें पता चल जाए कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और उनके संसाधन हम खुद यूज कर सकते थे। कई बार समझाने पर आखिरकार सभी लोग राजी हो गए जॉन के इस डिसीजन की वजह से। वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो चाइनीज स्पेसशिप के अंदर जाके पता लगाएंगे। इसीलिए जॉन, माइक और पीट जल्द से जल्द स्पेस सूट पहनते हैं और निकल पड़ते हैं चाइनीज स्पेसशिप के अंदर। अंदर जाते ही उन्हें सारी चीजें बिखरी पड़ी हुई मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी ने हमला किया और सभी लोगों को खत्म कर दिया। लेकिन चौंकाने वाली बात थी कि स्पेसशिप के अंदर किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिलती। आखिर इसके अंदर जब एस्ट्रोनॉट्स और लोग मौजूद नहीं थे तो ये यहाँ पर आई कैसे? इस बात का पता लगाने के लिए वो तीनों अलग अलग हो जाते हैं, जिसमें कि जॉन कंट्रोल रूम की तरफ जाने लगा था और माइक कुछ संसाधनों को इकट्ठा करने लगा था। तीनों अपना काम कर रहे होते हैं और अपने स्पेसशिप के ऊपर इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं। तभी अचानक जॉन और उसके साथियों को स्पेसशिप के ऊपर चाइनीज आदमी का वीडियो रिकॉर्डिंग मिली थी, जैसे कि प्ले करने पर पता चला कि वो स्पेसशिप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन आगे की बातें चाइनीज में कही गई होती हैं। इसलिए जॉन ने सारी रिकॉर्डिंग कॉपी करके अपने स्पेसशिप पर भेज दी, क्योंकि जेन को चाइनीज बोलना आता था और वो चाइनीज अच्छी तरीके से समझती थी। जिसके बाद वो तीनों अपनी रिसर्च जारी रखते हैं। हालांकि उन्हें यहाँ पर कोई भी चाइनीज आदमी या उनकी डेड बॉडी नहीं मिली थी, लेकिन तभी वो अपने आसपास हलचल महसूस करते हैं, जैसे कि कोई एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रहा हो। थोड़ा आगे जाकर देखने के बाद जॉन, माइक और पीट को एक चाइनीज बच्चा मिला था, जिसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब होती है। उस बच्चे को उठाकर अपने पेगासस नाम की स्पेसशिप में लेकर आ रहे थे, लेकिन उनकी स्पेसशिप में आने वाला डोर एकदम से बंद हो जाता है। तब पता चला कि वो एडवर्ड है जो उन तीनों को अंदर आने से रोक रहा है। एडवर्ड ने तो जॉन से कह दिया कि तुम स्पेसशिप पर नहीं मौजूद हो, जिसका मतलब हुआ कि इस स्पेसशिप का नया कैप्टन मैं हूँ और मैं नहीं चाहता कि जो हालत चाइनीज स्पेसशिप की हुई है तुम तीनों की वजह से वैसे ही हालत हमारी भी हो जाए। इसीलिए जब तक कोई कंक्लूजन और श्योरिटी नहीं हो जाती तब तक तुम चाइनीज स्पेसशिप पर ही रहो। अब यहाँ एडवर्ड जिस तरीके से कर रहा था वो बहुत ही ज्यादा गलत होता है। उनके पास उतनी ज्यादा ऑक्सीजन तो नहीं थी जिससे कि वो वहां पर मौजूद रह सके, इसीलिए उन तीनों का पेगासस स्पेसशिप पर आना जरूरी था। लेकिन ये सारी चीजें थोड़ी ही देर चलती हैं और पीछे से जेन आकर एडवर्ड को बेहोश कर देती है। दरवाजा ओपन कर दिया गया था और वो तीनों जल्द से जल्द स्पेसशिप के अंदर वापस लौट गए। हालांकि थोड़ी देर बाद जब बाकी टीममेट्स को ये पता चला कि उन लोगों ने एक चाइनीज बच्चे को लिया है तो गैरी जॉन के ऊपर बहुत गुस्सा होने लगा। वो कहता है कि ये तो दुश्मनों का बच्चा है और आखिरकार तुम दुश्मन की क्यों मदद कर रहे हो। लेकिन जॉन ने सिंपल कहा कि ये एक छोटा बच्चा है, भला इसमें इसकी क्या गलती। यहाँ कांटेक्ट करने पर पता चला कि पीट तो अभी भी उस चाइनीज स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद है। पीट से जब बात किया गया तो वो कुछ इंपॉर्टेंट संसाधन इकट्ठा कर रहा था। हालांकि वो कुछ देर के अंदर वापस लौटने वाला होता है लेकिन अचानक से ऑर्बिट के अंदर डिस्टरबेंस होने के कारण उन दोनों स्पेसशिप के बीच का पाथ टूट गया था। वहां पर एक छोटा सा धमाका होता है जिससे कि वो चाइनीज स्पेसशिप दूर जाने लगी। पीट यहाँ पर समझ चुका था कि अब वो वापस पेगासस यानी कि अपने साथियों के पास नहीं जा सकता, इसीलिए उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो उसे सेंड कर देता है। हालांकि जॉन और बाकी सब पूरी कोशिश कर रहे थे पीट को बचाने के लिए, लेकिन शायद अब काफी देर हो चुकी है। पीट तो उस चाइनीज स्पेसशिप से लगातार दूर जा रहा था और उसके अंदर धमाके हो रहे थे। पीट ने यहाँ उन सभी को इन्फॉर्मेशन दे दी होती है कि उन लोगों को अगर प्रॉप के रिजल्ट पॉजिटिव मिले तो वो किस तरीके से ऑटोमेटिकली स्पेसशिप को प्लेनेट के ऊपर
सेफली लैंड करेंगे। लेकिन अब थोड़ी देर के अंदर ही चाइनीज स्पेसशिप में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस पूरे धमाके में वो पीट की मदद नहीं कर पाते और बेचारे पीट की वहीं जान चली गई। अपने एक मेंबर की इतनी बुरी तरीके से मृत्यु देखने के बाद बाकी लोग बहुत ज्यादा चौंक गए थे, इसीलिए वो सब अब कोई भी डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेने वाले थे। लेकिन यहाँ फिलहाल के लिए गैरी कैप्टन जॉन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, क्योंकि उसने तो पहले ही कह दिया था कि हमें इन चाइनीज लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, और अब इन चीजों की वजह से उन लोगों ने अपने सबसे बेस्ट पायलट को खो दिया है। उनके पायलट के जाने के बाद वो स्पेसशिप पूरी तरीके से अब ऑटोमेटिकली चला रहे थे, जो उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती, लेकिन अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसी तरीके से आगे बढ़ने के लिए। अब हमें दिखाया गया कि वो चाइनीज बच्चे को होश आ चुका है, जो सभी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर रहा है, और उसने अपने हाथ में सीजर ले ली थी। लेकिन जीन वहां पर जाकर उसे कंफर्टेबल करती है कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। उसे चाइनीज आती थी, इसीलिए वो चाइनीज में बात करने लगी, जिसकी वजह से वो चाइनीज लड़का कंफर्टेबल हो जाता है। वो उसके हाथ से सीजर लेती है और उसे बहुत ही प्यार करती है, क्योंकि वो बच्चा पहले से ही बहुत ज्यादा डरा हुआ था। गैरी तो अभी भी कह रहा था कि हम इस चाइनीज लड़के के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे दुश्मनों में से एक आता है जो हम सभी को मार सकता है। लेकिन कोई भी गैरी की बातों पर भरोसा नहीं करता। अब यहाँ जॉन जो पूरे स्पेसशिप की अच्छी तरीके से आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे कि उनमें क्या प्रॉब्लम है और वो किस तरीके से लैंड कर सकते हैं। उसने फिलहाल के लिए जिन से कहा कि तुम उस चाइनीज लड़के से दोस्ती करके देखो और ये पता लगाओ कि आखिरकार उनके स्पेसशिप में क्या हुआ था। जिन तो यहाँ अपनी पूरी कोशिश करती है उस लड़के से कुछ उगलवाने के लिए, लेकिन उस चाइनीज लड़के को सच में कुछ पता नहीं था। उसने तो यहाँ तक कि चाइनीज लैंग्वेज की AI भी ट्राई कर लिए, लेकिन उस लड़के को एक्चुअल में कुछ नहीं पता। इस बात से जॉन थोड़ा सा निराश हो जाता है, लेकिन उन्हें अब अपने मिशन में आगे बढ़ना तो पड़ेगा ही। अब जल्द से जल्द उन लोगों ने ये पता करने के लिए कि सामने वाला प्लेनेट हैबिटेबल है कि नहीं, वहां अपने स्पेसशिप में से एक प्रोब उस तरफ भेज दिया था। लेकिन जैसे ही वो प्रोब प्लेनेट के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंचता है, तो उन सभी को सिग्नल मिले थे कि वहां एक और प्रोब मौजूद है जो शायद चाइनीज का था। सिस्टम के डेटा चेक करने पर पता चला कि ये उस स्पेसशिप में से कुछ समय पहले ही छोड़ा गया होगा। लेकिन एक 7 साल का बच्चा तो इस तरीके से इन सारी चीजों को मैन्युअली कंट्रोल नहीं कर सकता, और उन्हें कोई स्पेसशिप में मिला भी नहीं था जो ये चीजें कर सके। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? पीट ने चाइनीज स्पेसशिप के जो डेटा भेजे थे उसे अच्छी तरीके से चेक करने के बाद ये पता चलता है कि उनके आने से पहले स्पेसशिप में जो एस्केपिंग पॉड होता है उसे मल्टीपल टाइम्स खोला गया था। सभी को लग रहा होता है कि ये काम उस चाइनीज लड़के ने किया होगा गलती से। सभी को लग रहा होता है कि ये काम चाइनीज लड़के ने गलती से किया होगा, इसीलिए कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने मिशन में आगे बढ़ते हैं। जॉन और उसकी टीम को एक शॉकिंग बात पता चली कि यहाँ सिर्फ एक प्लेनेट नहीं बल्कि 2 प्लेनेट है जो दूसरी तरफ मौजूद था। इसीलिए उनके पास अब 2 चांसेस हैं कि इन दोनों में से कोई एक तो हैबिटेबल होगा ही। यही पता करने के लिए वो दूसरे प्लेनेट पे प्रोब डालने के लिए चले गए। माइक यहाँ पर अपने कंट्रोल रूम में सो रहा था, जहाँ एडवर्ड आकर आराम करने लगता है। उन दोनों में अब बिल्कुल लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन एडवर्ड जब थोड़ी देर बाद सोकर उठ रहा था तो वो देखता है कि माइक को किसी ने जान से मार दिया है। एडवर्ड तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया और चारों तरफ चिल्लाने लगा। सारे मेंबर्स जब वहां पर जमा होते हैं तो उन्हें माइक की डेड बॉडी दिखाई दी। एडवर्ड तो लगातार कह रहा था कि ये काम मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं जब सोकर उठा तो मुझे माइक की डेड बॉडी दिखाई दी। गैरी को लगने लगा कि ये काम जरूर उस छोटे चाइनीज बच्चे ने किया होगा, इसीलिए सभी लोग उस चाइनीज बच्चे के पास जाने लगे, जिससे कि जेन अब उस बच्चे से पूछती है कि आखिरकार तुमने माइक के साथ क्या किया। तो बच्चा चाइनीज में कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तब से यहीं पर हूँ। पर गैरी को उस बच्चे के ऊपर भरोसा नहीं होता, लेकिन उन सभी को क्या पता था कि उनके अलावा कोई और भी स्पेसशिप में मौजूद है। ये कोई और नहीं बल्कि एक चाइनीज आदमी था जो चाइनीज स्पेसशिप में से छुपते हुए यहाँ पर आ गया, और अब वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने आने वाले सभी एस्ट्रोनॉट्स को मारने लगता है। वो चाइनीज आदमी तो अब कैप्टन के ऊपर हमला कर देता है और उन्हें मारने के लिए जाता है। लेकिन अच्छी बात तो ये हो गई कि जीन उस समय पर वहां मौजूद थी और उसने ये देखते ही उस चाइनीज आदमी पर गोली चला दी। चाइनीज आदमी तो वहीं मारा जाता है और कैप्टन की बाल बाल जान बच गई। अब उस चाइनीज आदमी की डेड बॉडी को एक चैम्बर में शिफ्ट किया गया था, जहां पर उस चाइनीज लड़के को भी लेकर आया जाता है। दरअसल वो आइडेंटिफाई करना चाहते थे कि ये चाइनीज लड़का उस आदमी के रिलेशन में क्या लगता है, लेकिन वो लड़का तो उस आदमी को देखकर डरने लगा और कुछ चाइनीज में बातें करने लगा। तब जाकर गैरी, जो अच्छी तरीके से चाइनीज समझ रहा था, वो कहता है कि ये वही खतरनाक आदमी है जिसने की चाइनीज स्पेसशिप में मौजूद बाकी लोगों की जानें ली।
कैप्टन जॉन और जेन तो थोड़ा शॉक हो गए थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जेरी को चाइनीज बोलना आता है और उसने तो ये कभी बताया ही नहीं। गैरी तो अब उन सभी को ये बताता है कि ये वही आदमी है जिसने कि उन सारे स्पेसशिप में लोगों को मारा था। इसने तो एस्केपिंग पॉड के अंदर सारे एस्ट्रोनॉट्स की डेड बॉडी रख दी और अंतरिक्ष में फेंक दिया, इसीलिए हमें कोई भी डेड बॉडी स्पेसशिप के अंदर नहीं मिली होती। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या था उन्हें अभी तक नहीं पता चला, इसीलिए हमें एक भी समय बर्बाद किए बिना प्लेनेट पर खुद ही जाकर चेक करना चाहिए। गैरी और बाकी सारे लोग इसके अगेंस्ट थे क्योंकि बिना एक्सपीरियंस पायलट के लैंड होना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था। पर जॉन तो कैप्टन होता है और सभी को तो उसका आदेश मानना ही पड़ेगा, इसीलिए अब जॉन के कहने पर बिना देरी किए वो अपनी स्पेसशिप को पहले वाले प्लेनेट के ऑर्बिट में डालने लगे। वो जल्द से जल्द अब उस प्लेनेट के काफी क्लोज जाने लगे होते हैं। हालांकि लैंडिंग के दौरान स्पेसशिप के अंदर काफी सारे टर्बुलेंस क्रिएट हो रहे थे, पर स्पेसशिप के अंदर जो एआई सिस्टम होती है वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को डिटेक्ट करते हुए अंदर जाने लगी। स्पेसशिप बहुत ही अच्छी तरीके से लैंड हुई थी और अब कुछ एस्ट्रोनॉट्स बाहर जाकर चेक करते हैं कि वहां का एनवायरनमेंट सही है कि नहीं। जॉन और जेन पहले वो इंसान थे जो इस अनजान प्लेनेट पर कदम रख रहे थे, लेकिन उनका एक्साइटमेंट तब खत्म हो गया जब उन्हें ये बात पता चली कि ये प्लेनेट बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं है। इसके एनवायरनमेंट में तो सिर्फ नाइट्रोजन भरी हुई है और ऑक्सीजन का तो नामो निशान ही नहीं। अब उनके प्रोब ने किस तरीके से इस चीज की जांच की थी उन्हें नहीं पता, लेकिन इस तरीके के प्लेनेट पर वो बिल्कुल नहीं रह सकते। ये न्यूज जब बाकी मेंबर्स को पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा निराश हो जाते हैं, पर कैप्टन जॉन उन्हें अभी भी मोटिवेट कर रहे थे कि हमारे पास एक और चांस है, हम किसी भी तरीके से दूसरे वाले प्लेनेट पर जाएंगे और मेरा भरोसा है कि वो जरूर हैबिटेबल होगा। जॉन की इस तरीके की बात से सभी लोग मोटिवेट तो हो रहे थे, लेकिन शायद वो लोग समझ गए थे कि अब वो नहीं बचने वाले। सभी लोग अब किसी भी तरीके से वापस अंतरिक्ष में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास अब संसाधन कम थे। उन्हें तो बहुत ही बारीकी से काम लेना होगा, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो स्पेसशिप तो अब बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्बिट में वापस आ जाती है, लेकिन इन सारी चीजों में एडवर्ड को पता चला कि एक नाइट्रोजन पाइप टूट चुकी है जिसमें से सारी गैसेस निकलकर स्पेसशिप के अंदर फैल रही थी। इसीलिए एडवर्ड तुरंत ही उस नाइट्रोजन पाइप को बंद करने के लिए चला गया। एडवर्ड को कुछ इक्विपमेंट चाहिए थे, इसीलिए वो गैरी के कबर्ड में जाकर वो सामान ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसे वहां पर नाइफ मिलता है जिसके ऊपर खून लगा हुआ था। एडवर्ड तो ये देखकर तुरंत ही समझ जाता है कि माइक का मर्डर उस आदमी ने नहीं बल्कि गैरी ने किया था। गैरी भी उस जगह पर आ जाता है जिसने कि एडवर्ड को देख लिया कि शायद उसे मेरी सच्चाई का पता चल गया है, लेकिन एडवर्ड फिलहाल के लिए उस नाइट्रोजन पाइप को बंद करने के लिए भागता है। अच्छी तरीके से क्लोज करने के बाद जब उसने सोचा कि गैरी की सच्चाई वो सभी को बताएगा, उससे पहले गैरी वहां आ जाता है और उस चाकू की मदद से एडवर्ड को जान से मार देता है। गैरी ने तो उसकी डेड बॉडी वहीं पर रखी और सीधा जॉन के पास चला गया, जो कि झूठ कहता है कि चाइनीज बच्चे ने एडवर्ड की जान ले ली है। जॉन इस बात से एकदम चौंक गया क्योंकि उनके पास पहले ही इतने कम एस्ट्रोनॉट्स बचे हैं। वो तुरंत ही अपनी गन लेकर उस चाइनीज लड़के के पास गया, पर उस लड़के के हाथ पैर तो बंधे हुए थे। आखिरकार वो किसी का कैसे मर्डर कर सकता है, जिससे कि अब जॉन को पूरा शक गैरी के ऊपर जाने लगा कि जरूर ये कुछ झूठ बोल रहा है। जॉन जब वापस जेरी के पास जाता है तो पता चला कि जेरी ने जेन के ऊपर हमला कर दिया है। वो तो उसके गले के पास चाकू रख देता है। वो तो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने के लिए उसके गले पर चाकू रख देता है। और जॉन जब वहां पहुंचता है तो जेरी ने यही कहा कि तुम्हें चाइनीज स्पेसशिप में नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि अब तो ये स्पेसशिप की संसाधन काफी कम हो चुके हैं और वो कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी तरीके से ब्लास्ट होकर फैल जाएगी। जेरी का ये मानना था कि अगर वो सब चाइनीज स्पेसशिप के अंदर आइडेंटिफाई करने के बजाय अपने मिशन पर ध्यान देते तो अब तक शायद वो दूसरे प्लेनेट तक पहुंच जाते, लेकिन जेरी ने अब तक ये सारी बातें छुपा कर रखी। जॉन को जब ये पता चला तो वो तुरंत ही सभी को अलर्ट कर देता है। उसने तो सबसे पहले लीना और उस चाइनीज लड़के को बचाने के लिए एक एस्केपिंग पॉड में बिठाया और उन्हें रवाना कर दिया उस दूसरे प्लेनेट की तरफ। वो तो अपने कई सारे मेंबर्स को इसी तरीके से बचाता है क्योंकि उनकी जान इंपॉर्टेंट थी, भले ही जॉन इसमें खतरे में पड़ जाए। जेरी ने तो एक लेडी को जान से मार दिया और जेन को पकड़कर कंट्रोल रूम में आ गया। उसे लग रहा होता है कि शायद कैप्टन जॉन यहाँ से भाग चुका है, तो उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं और अब वही इस पूरे स्पेसशिप का नया कैप्टन है। जेरी ने तो कंट्रोल रूम के अंदर उसी चाइनीज आदमी की एक रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जिसमें कि वो कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा था। वो चाइनीज कैप्टन साफ साफ बता रहा था कि हमने भी इस प्लेनेट के ऊपर प्रोब भेज दिया था और हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होती है जिससे कि हम उस प्लेनेट पर लैंड होने लगे, और हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होती है जिससे कि मानव जाति को एक नई जगह मिलेगी और हम सभी आगे बढ़ेंगे। इसीलिए वो सभी अपनी स्पेसशिप की मदद से लैंड करने की प्रोसेस में लग गए।
हालांकि उनके पास भी ईंधन पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद ये पता चला कि उनकी टीम का एक मेंबर पूरी तरीके से पागल हो गया है और उसने अचानक लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे बचने की जरा भी उम्मीद नहीं थी। उस पागल आदमी ने तो सारे एस्ट्रोनॉट्स को मार दिया, सिवाय एक छोटे बच्चे के जो किसी सेफ जगह पर छुप गया होगा। लेकिन ये प्लेनेट बिल्कुल भी हैबिटेबल नहीं है, बल्कि हमें जो दूसरा प्लेनेट मिला था उसमें थोड़े चांसेस हो सकते हैं। अब अचानक उस दूसरे प्लेनेट पर जो प्रोब मौजूद था उसमें से सिग्नल आने लगे और वो सिग्नल पॉजिटिव होते हैं, जिसे सुनने के बाद सभी के सभी मेंबर एकदम चौंक गए। लेकिन अगले ही मोमेंट में उस जगह पर कैप्टन जॉन आ चुके थे। अब कैप्टन जॉन और जेरी के बीच हाथापाई होने लगी, जो एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जॉन इन सारी चीजों को आगे ना बढ़ाते हुए एक बंदूक लेता है और जेरी को गोली मार देता है। जेरी तो वहीं पर मर गया था। लेकिन सबसे डराने वाली बात ये थी कि गोली चलाने की वजह से एक गोली स्पेसशिप की छत पर लग गई और सारी ऑक्सीजन उसमें से बाहर निकलने लगी होती है। उनके पास वैसे ही रिसोर्सेस कम थे और अब ये प्रॉब्लम आ चुकी है। वो दोनों के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो अपनी मौत का इंतजार करने लगे। यहाँ पर अब हमें दूसरे प्लेनेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एस्केपिंग पॉड लैंड हो रही थी। उसके अंदर लीना और वो चाइनीज बच्चा मौजूद था, जो अब धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। वो प्लेनेट बहुत ही ज्यादा अच्छा था और चारों तरफ हरियाली थी। चौंकाने वाली बात ये होती है कि वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद थी, जो सेम टू सेम पृथ्वी जैसा लग रहा था। दोनों बच्चों के बाहर निकलते ही वहाँ पर एक चाइनीज कैप्टन भी आ जाता है, जो उस चाइनीज लड़के का फादर था। वो उन्हें यहाँ पर देखकर बहुत ही खुश हो गया और उसे जाकर गले लगा लिया। यानी कि इंसानी सभ्यता की शुरुआत हो चुकी है और उन्हें पृथ्वी के रिप्लेसमेंट में एक हैबिटेबल प्लेनेट भी मिल चुका है। वहीं अब हमें पेगासस स्पेसशिप के अंदर दिखाया गया, जहाँ पर जॉन और उसकी एक असिस्टेंट वेट कर रहे थे अपने मरने का। उन्हें तो सांस भी नहीं आ रही थी और कुछ समय में स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल होकर स्पेसशिप के ऑर्बिट में घुस जाएगी और अब कुछ समय में स्पेसशिप आउट ऑफ कंट्रोल होकर प्लेनेट के अंदर घुसने लगेगी, जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसलिए अब जॉन और उसकी असिस्टेंट मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो एक प्रॉप भेजेंगे बाकी सारे स्पेसशिप के पास, जो कि उन्हें इस प्लेनेट का लोकेशन भेज देंगे, ताकि वो सारे के सारे स्पेसशिप जो ब्रह्मांड में फैले हैं वो यहाँ पर आकर बस जाएं, ताकि वो सारे के सारे स्पेसशिप जो अभी भी सर्च कर रहे हैं एक हैबिटेबल प्लेनेट को, उन्हें यहाँ की लोकेशन मिल जाए और वो यहाँ आकर इंसानी सभ्यता की शुरुआत करे। उन्होंने प्रॉप भेज दिया था, जिससे स्पेसशिप में मौजूद थोड़ी मोड़ी पावर भी खत्म हो जाती है और अब थोड़ी देर में स्पेसशिप पूरी तरीके से जलने लग जाती है, जहाँ जॉन और उसकी असिस्टेंट अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्होंने इंसानी जगत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने इंसानी जगत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।